Good morning, dear students. I am Virendra Kumar, maths teacher, HNV कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। HNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग 10th क्लास में जो वास्तविक संख्याएं चल रही थी उसमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कुछ विधि हम लोगों ने देखा। आज हम लोग 10वीं क्लास के वही दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, परंतु यह होगा जो गुणनखंड विधि से होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। तो क्लास 10 क्लास 10th में ये वास्तविक संख्याएं जिसको रियल नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं। यह आपकी तीसरी लेक्चर होगा, तीसरी वीडियो होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं का, हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें गुणनखंड विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हम लोग ज्ञात करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक को। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने से पहले हम लोग किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। कोई भी संख्या धनात्मक दी हुई है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 30 लिख दिया, सपोज कर लीजिए 30 लिख दिया, तो 30 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 30 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम लोग इसको काटेंगे, तो 2 1 कम 2 5 10। अब ये 15 हो गया, 15 2 से कटेगा नहीं, इसलिए छोटी अभाज्य संख्या 2 से थोड़ा बड़ी चले। 3 है, 3 से देखिए कट रही है क्या, 3 5 15। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यह जो 30 था इसका जो गुणनखंड बना वह हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे। तो इसमें 2 3 5 क्या है, यह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक से केवल विभाजित हों, वे सभी संख्याएं
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, परंतु एक को छोड़ करके। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर यहां से फिर हम लोग लिखें, यहां से हम लोग लिखते हैं 72, मान लीजिए लिख दिए 72 का हम लोग गुणनखंड करना चाहें। ठीक है बच्चों, तो यह 2, 3, 5 जो है यह जो अभाज्य संख्याएं आ गई, इसी तरह से 72 को भी हम लोग गुणनखंड करेंगे और वह गुणनखंड देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे आता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह संख्या दे दिया है 72 दे दिया है, 72 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पहले हम लोग काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। फिर यह मुझको लग रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से फिर कट सकती है, तो 2 एकदम 2 हो जाएगा और 2 8 16 होगा। फिर 2 से कटेगा या तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर यह 3 से कटेगा, 3 3 के 9 और फिर 3 से कटेगा तो यह 1 हो जाएगा। इसलिए 72 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 गुणे 2 और गुणे 3 एक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से इसको अगर यह घातांक के रूप में देखें तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर यह 3 होगा और 3 के पावर क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। तो इस 72 को, जो 72 संख्या है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखें तो यह होगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, यानी यहाँ से 2 गुना के 4 गुना के 8 और 8 में 9 का करेंगे तो 72 ये आ जाएगा। तो इस तरह से किसी दी हुई संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। और हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, जिसको HCF यानी कि 2 संख्याएं, जैसे मान लीजिए इसमें से कोई दे दिया, जैसे मान लीजिए 30 दे दिया और 72 दे दिया, इसको नोट करेंगे और हम इसको फिर से ये नोट कर लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि 30 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हमने लिखा 30, यहां पर एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, 30 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसका 30 का गुणनखंड करेंगे, अभी 30 का देखे थे आप लोग, ठीक है। तो 2 इसका हुआ था 2 गुणे 3 गुणे 5 हुआ था, ठीक है। और यहाँ से 72 का अगर देखेंगे तो 72 का गुणनखंड कितना हुआ था बच्चों, अभी आप लोग देखे थे 72 का गुणनखंड हुआ था 2 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ से 3 गुणे 3 हुआ था, यही हुआ था ना। तो इसको हम लोग देखिए, यह नंबर 1 था, 2 गुणे 3 गुणे 5 और यह 2 हो गया, यहाँ से दूसरा हो गया। तो हम लोग देखेंगे जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हम लोग इसको किस रूप में लिखते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 लिखेंगे और यहाँ से 3 के पावर 2 लिखेंगे। इसको सपोज कर लीजिए कि यह दूसरा वाला है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वहां से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे 2 है, 2 गुणे 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, मगर लिखने का सही तरीका जो होता है, अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर इसके बाद उससे भी बड़ी। तो इस तरह से 2 गुणे 3 गुणे 5 इसका हो गया, 72 हो गया 2 के पावर 3, 3 के पावर 2। अब हम लोग यहाँ से जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे बच्चों, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इन दोनों गुणनखंडों में, यह 72 का जो गुणनखंड हुआ है इसमें और जो 30 का गुणनखंड हुआ है इसमें, हम लोग देखते क्या है कि इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड कौन सा उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कौन सा
अभाज्य संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 के पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 के पावर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो 2 इसमें भी मिल रहा है और 2 इसमें भी मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में अभाज्य संख्याएं जो 2 का गुणनखंड बन रही है, 2 का गुणन है, यह दोनों में मिल रहा है। इसलिए इसमें से 1 2 लिख लेंगे और इसमें से जो सबसे छोटी घात होगी, ध्यान देना बच्चों, इसमें से जो सबसे छोटी घात होगी, इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 1 है। तो 2 2 तो मिल गया, 1 2 लिख लेंगे। मगर इन दोनों में जो पावर जो इसका घात छोटा होगा उसको लिखेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें अब हम लोग 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 का पावर कितना है बच्चों, 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है। अब देखेंगे कि इन दोनों पावरों में कौन सबसे छोटा पावर है। तो 1 और 2 में देखा जाए तो 1 सबसे छोटा पावर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है, इसलिए दोनों में वह कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से हो गया 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF यह हो गया 6 हो गया। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों कि अगर यह 30 है, यह 72 है, तो 30 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यह होता है, यह अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में इस दी हुई संख्या का हम लोग गुणनखंड करेंगे और वो भी गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं के रूप में करेंगे। और इसके बाद इन दोनों संख्याओं का जब गुणनखंड कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में कॉमन है और उसमें से कॉमन वाली चीज में जो सबसे छोटा पावर होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से यह, इसमें 2 2 था, इसका पावर 1 था, इसमें 3 3 था, इसका पावर 1 था, इसलिए हमने इसको 6 को लिख लिया। ठीक है, ओके बच्चों, इसको नोट करिए पहले। अब हम लोग एक सवाल और लिखेंगे। जैसे मैंने एक सवाल बना रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं कि जैसे 96 ले लिया, क्वेश्चन है 96 और 404 लिख दे रहा हूं। 96 और 404 का अब इसमें दोनों चीज मैं बता रहा हूं, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का महत्तम समापवर्तक HCF, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक जिसको LCM भी कहेंगे। यह होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कर सकते हैं, LCM भी कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं। तो इसमें 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। मान लीजिए यह ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि पहले 96 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 96 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और यह गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 चौका 8 और 2 8 16, यानी फिर यह लग रहा है कि
इकाई के अंक पर 8 है, इसलिए छोटी अभाज्य संख्या 2 से फिर कटेगा। तो यह 2 गुना के 4 और 2 चौका 8। अब हम लोग देख रहे हैं फिर ये 2 से कटेगा बच्चों, तो 2 एकम 2, 2 गुना के 4। फिर देखें तो यह 2 से कटेगा, 2 छक्का 12। फिर देखें तो यह 2 से कटेगा 3 और फिर होगा 3 एकम 3। तो इस तरह से हम लोग 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यहां से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कै बार लिखेंगे? 2 बार, 5 बार लिखेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, गुणे और कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको हम लोग 96 को हम लोग ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं। 2 के पावर कितना होगा बच्चों? 2 के पावर 5 हो गया और गुणे 3 हो गया, इसका पावर 1 ही रहेगा। यह 96 वाली संख्या हो गई। इसके बाद 404 वाली देखिए। अब 404 वाली देखते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। 404 वाली अब हम लोग देखेंगे, तो 404 का भी हम लोग फैक्टर करेंगे। 404 का जब फैक्टर करेंगे तो यह भी 2 से कटेगा, 2 दुना के 4, 0, 2 दुना के 4। फिर देखें तो 2 से कटेगा, 2 0 और 2 एकम 2 हो गया। अब देखें तो किससे कटेगा बच्चों? देख लीजिए तो यह 101 हो गया। 101 किसके कटेगा? 3 से देखिए, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 11 हो गया, नहीं कट सकता। इसके बाद देखिए 4 से 4 गुना के 8, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे नहीं कटेगा, 6 से देखेंगे तो नहीं कटेगा। देख लीजिए कोई कटने वाला है 101 का? सोचो बच्चों, 101 का गुणनखंड करेंगे, किसी से कटने वाला है, इसको लिखेंगे 101 को एक बार ले जाए हम लोग, तो हम लोग इसको लिखेंगे 404 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। 404 को लिखेंगे क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 101 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 101 लिखेंगे। अर्थात अब यहां से 2 के पावर कितना हो गया? 2 हो गया और 101 के पावर 1 हो गया। ठीक है, तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई और यह 101 हो गया। अब यह नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहां से लिखेंगे हम लोग 96 और 404। ये जो 404 है बच्चों, इसमें और इसमें कौन सा अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, कौन सा कॉमन है, यह देखा जाएगा। तो इसमें अगर देखें कॉमन कौन सा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 2 है। यहां पर क्या है? 2 है। और अब अगर महत्तम समापवर्तक, क्योंकि 2 मिल रहा है, इसमें 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 101 इसमें है तो उसमें नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड जो संख्याएं दोनों में मिल रही हो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यह उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए अब महत्तम समापवर्तक अगर ज्ञात करेंगे बच्चों, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा कि 2 चूंकि दोनों में मिल रहा है, 2 मिल गया। और इसके बाद 2 के पावर, इसमें देखें छोटा घात देखा जाए, इसमें 2 के घात 5 है और इसमें 2 के घात 2 है, तो छोटा वाला पावर कौन सा है? 2 है, इसलिए 2 दूना के 4। तो यह हो गया महत्तम समापवर्तक 4 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको अब नोट कर लेंगे। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, तो लघुत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं बच्चों, जब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं? लघुत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं अर्थात एलसीएम जब निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है? 2 है।
और इसका 2 का, अब इसमें सबसे इसमें लिखते हैं 2 के उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे न्यूनतम घात लिखते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घात, जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है के न्यूनतम घात ली जाती है, इसमें महत्तम समापवर्तक में। और इसमें क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड के उच्चतम घात ली जाती है, इसमें लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड के उच्चतम घात ली जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें महत्तम समापवर्तक में नहीं, एलसीएम में जो उच्चतम घात होगी उसको उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा या उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसको बल्कि आप लोग अभाज्य भी लिख सकते हैं। अभाज्य जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का उच्चतम घात ली जाती है। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखें तो यहां से अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, तो इसका एलसीएम जब निकलेगा तो एलसीएम हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर देखिए 96 में 2 और 2 दोनों मिल रहा था, इसलिए हमने 1 2 लिख लिया यहाँ पर। और इसमें से एलसीएम में जो अधिक पावर होगा जिसका, तो इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो कौन सा पावर ज्यादा है, 5 वाला इसमें पावर ज्यादा है। अब जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है बच्चों वो भी लिखेंगे, तो 3 गुणे यह हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा आप लोग कर सकते हैं, गुणा करने के बाद जितना आएगा वो होगा एलसीएम होगा। करेक्ट बच्चों, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए तीसरा हो गया, एक एग्जाम्पल ये भी दे दे रहा हूं। इसमें कह रहा है कि 6, 72 तथा 120 का यह महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 संख्याएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसमें होगा 2 गुणे 3 होगा। ठीक है बच्चों, 72 का अगर हम लोग 72 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 72 को यहाँ पर नोट कर लीजिए, 72 का गुणनखंड कर लीजिए। जैसे यहाँ से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से 3 कटेगा और 3 एकदम 3 हो गया। तो इस तरह से यह हो गया, यह जो हो गया गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 यह हो गया, और गुणे 3 हो गया। तो यहां से मिलेगा 2 के पावर 3 हो गया, यहां से लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 हो गया। यहां से यहाँ पे 3 के पावर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे कौन सा दिया बच्चों, 120 दिया है। अब 120 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 120 का गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो 120 का जो गुणनखंड करेंगे हम लोग, 120 का गुणनखंड करेंगे तो 120 का क्या गुणनखंड होगा, ये कितना से पहले कटेगा बच्चों, ये पहले 2 से कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए, 2 छक्का 12 0 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 हो गया 0 हो गया, फिर 2 से कटेगा 15 हो जाएगा, फिर किससे कटेगा 3 5 15 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 होगा। इस तरह से देखें तो यह 120 का जो गुणनखंड हुआ है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड जो हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ, और क्या हुआ गुणे 3 हो गया और गुणे 5 हो गया। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर कितना लिखेंगे, अब यहाँ पर 120 हो गया, और इसमें क्या होगा कि 2 के पावर हो गया 3, 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 3 और गुणे 3 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया और गुणे 5 हो गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें 2 और 3 आ रहा है। 72 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें भी 2 और 3 आ रहा है। इसमें 120 का जब गुणनखंड किया तो उसमें जो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 के गुणनखंड के रूप में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को देखना है इसमें कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो एक यह वाली संख्या थी, यह दूसरी वाली थी और यह तीसरी वाली थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड सब उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है। यह एक ऐसा गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है जो 2 तीनों में मिल रहा है। अब इसकी पावर हम लोग देखेंगे तो महत्तम में कौन सा पावर देखा जाता है बच्चों, महत्तम में सबसे छोटी घात देखी जाती है और लघुत्तम में सबसे बड़ी घात देखी जाती है। किसकी घात, जो तीनों में या 2 संख्याएं जो भी रहेगी जो तीनों में कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, उसको देखे जाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटा इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें पावर 1 है, इसलिए इसको 1 लिखा जाएगा। और देखो तो बच्चों, इन दोनों तीनों में से कोई ऐसा संख्या है जो तीनों में मिल रही है, जो या आधार जो है जो बेस है, इसको पहले देखा जाएगा, जो अभाज्य गुणनखंड है इसको देख। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 इसमें मिल रही है, तो 1 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और सबसे छोटा पावर देखें, 1 2 1 है तो 1 सबसे छोटा पावर है। अब इसमें अगर देखें तो 5 इसमें है परंतु दोनों में नहीं है। अगर ये 5 2 में भी मिलता तब भी हम उस 5 को नहीं लिखते, जब तक वो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में वो अभाज्य गुणनखंड न आ जाए, वो अभाज्य संख्या तीनों में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ही में केवल आ जाए तो हम लोग उसको नोट कर दें, नहीं, जब तक वो तीनों में ना आवे, तीनों में वो संख्या ना मिले, तब तक हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हो गया 2 तिहाई 6 हो गया। इसका महत्तम समापवर्तक कितना हुआ बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, अब इसकी लघुत्तम इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाए। इधर का हम मिटा देते हैं बच्चों। तो अब हम लोग इसका जब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे बच्चों, तो जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यह तो हुआ एचसीएफ, इसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और अब हम लोग निकालेंगे यह लघुत्तम समापवर्तक, इसको शार्ट में लिख देते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट एलसीएम लिख देंगे। अब एलसीएम में क्या निकालेंगे, किसका किसका एलसीएम लेने जा रहे हैं हम लोग, कौन कौन सी 3 थी, 72 थी और 120 थी। 6 72 120 का निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो तीनों में जो अभाज्य संख्याएं थी, तीनों में कौन सी मिल रही थी, 2 मिल रही थी, 2 लिख लेंगे बच्चों। और इसके बाद इसमें से पावर सबसे अधिक देखेंगे, 1 3 3, तो सबसे अधिक पावर इसका 3 है, इसलिए इसको लिखेंगे। अब दूसरा कौन सा मिल रहा था, 3 3 3, ये भी मिल रहा है, तो 1 3 लिख लेंगे। इसमें सबसे अधिक पावर कौन है, 1 2 1 है, सबसे अधिक पावर इसमें 2 है, इसलिए 2 लिख लेंगे। और अब इसमें क्या होगा कि जो उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहे हैं उसको लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। मगर अगर मान लीजिए यहां पर भी गुणे 5 रहता तो क्या हम लोग 2 5 लिखते, नहीं, क्या लिखते। तो अगर यहां पर देखें कि यहां पर 5 है तो अब यहां पर केवल हम लोग इसको 5 को ही लिख लेंगे, इसका पावर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो पहले जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, तीनों में मिला के लिख लीजिए। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है,
तो यहां से कितना हो गया, 2 दुना के 4 दुना के 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 8 × 5 = 40, 360 लगभग आ जाएगा, पूरा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे थे गुणनखंड विधि से, तो इसमें अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है और इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक हम लोग बिना गुणनखंड विधि किए उसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान देना बच्चों। इसके लिए क्या है, केवल दो संख्याओं के लिए है, 3 संख्याओं पर नहीं होता है। क्या होगा यार, अगर कोई दो संख्या है, माना पहली संख्या a है, माना पहली धनात्मक संख्या या पूर्णांक भी लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक a, माना पहली धनात्मक पूर्णांक a तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक b है। क्या है बच्चों, b है। माना पहली धनात्मक पूर्णांक a है तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक b है। ठीक है, एक a हो गया और एक क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का यस्यप मान लेता हूं, यश है। दोनों संख्याओं का दी हुई दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, मान लेता हूं दी हुई दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो HCF आएगा। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए H से मान ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों संख्याओं का, दी हुई दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है, इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है बच्चों, जिसको हम लोग LCM कहेंगे, LCM मान लीजिए ये L है। क्या है, L है। ये महत्तम समापवर्तक HCF H है, और लघुत्तम समापवर्तक को हम लोगों ने किस अक्षर से डिनोट किया, L से किया। तो इन दोनों धनात्मक संख्याओं में और इसके महत्तम और लघुत्तम संख्याओं में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मैं बार बार धनात्मक नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। यह होता है बच्चों, जिसमें पहली संख्या हमने क्या माना, a, दूसरी संख्या क्या थी, b, और पहला इसका महत्तम समापवर्तक h और इसका लघुत्तम समापवर्तक l। तो इस तरह से a गुणे b बराबर h गुणे l होगा। तो इन चार चीज में से, चार राशियों में से अगर कोई 3 राशि हमको मालूम है, 4 राशियों में से कोई 3 राशि मालूम हो, तो इसको हल करके चौथी संख्या यानी चौथी राशि हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए बेटा,
कि पहली धनात्मक पूर्णांक ए दूसरी धनात्मक पूर्णांक बी, इन दोनों दी हुई दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक h मान लिया, लघुत्तम समापवर्तक l मान लिया। तो उसमें एक रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या में कौन कौन है, वह ए और बी, जिसको धनात्मक संख्या बार बार नहीं लिख रहे हैं। महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, ए गुणे बी बराबर h गुणे l। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे और इस पर हम लोग एक सवाल देख करके इसको हम लोग चेक किया जाएगा। नोट कर लेंगे, ये दो संख्याएं सिर्फ दी जाएगी तभी लगेगा। अब मिटा देते हैं। कोई सवाल देखते हैं, कोई बनाते हैं, दिमाग से कोई आता है। जैसे मान लेता हूं 21 और 30 लेता हूं। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक सवाल बनाते हैं हम लोग, एक सवाल बनाते हैं कि 21 और 30, छोटा सा सवाल अभी ले रहे हैं। 21 और 30 का, जैसे 21 और 30 हमने दो संख्याएं कोई ले लिया और इसका हम लोग पहली संख्या अगर देखें तो इसमें a बराबर कितना हो गया, 21 हो गया, और b बराबर कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया। a बराबर 21 और b बराबर 30। अब इसका HCF और LCM निकाला जाएगा। तो हम लोग 21 का गुणनखंड करें तो यह हो जाएगा 3 गुणे 7 होगा, 3 गुणे 7 होगा। 30 का अगर देखें हम लोग तो 30 का कितना हो जाएगा बच्चों, 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना के 4, 30 का ऐसे गुणनखंड करके सीख लेना, देख लेना। 2 से काटेंगे तो 15 और फिर 3 से कटेगा तो 3 5 15। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो रहा है। यह हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया बच्चों। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब इसमें हम लोग अगर HCF देखेंगे, HCF देखेंगे तो HCF कैसे निकालेंगे बच्चों। क्या आप लोगों ने सीखा कि अगर कोई दो संख्याएं दी हुई है तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, और जब ये दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा तो उस कॉमन अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या की जो सबसे छोटा पावर होगा वो हम लोग HCF में लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 3 दोनों में मिल रहा है, और 5 इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो उसमें नहीं है, इसलिए इसका HCF हो गया 3 हो गया। ठीक है बच्चों, 3 हो गया। अब इसका अगर हमको निकालना हो, LCM निकालना हो, यह HCF तो मालूम हो गया। मान लेता हूं यहां से HCF जो दे दिया, इसका HCF तो दे दिया, ये 3 है। तो आप लोगों से LCM भी तो पूछ सकता है, LCM पूछ सकता है। सवाल क्या बना सकता है कि अगर कोई दो संख्या दे दिया है और इसका महत्तम समापवर्तक दे दिया है तो LCM बताइए। तो LCM के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, LCM के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, LCM क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यहां पर सवाल था, ये फार्मूला था ना कि a गुणे b बराबर h गुणे l। तो l बराबर क्या मिलेगा बच्चों, a गुणे b बटा h होगा। यही होगा बच्चों, जहां l मैं लिख रहा हूं LCM है, यह से आप समझिए HCF है। तो अगर LCM हम लोग LCM निकालें हम लोग तो a पहली संख्या क्या हो गई, 21 हो गई, और b वाली कितना लिखेंगे हम लोग, 30 लिखेंगे, और h की जगह पर क्या लिखेंगे, h की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो h का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया है, जो जिसको हम लोग h बराबर लिखे थे। ठीक है, यह h के बराबर था। ठीक है, तो h की जगह पर क्या हम लोग लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखो किसी से कटेगा क्या, यह 3 में 30 10 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो गया। इस तरह से LCM जो आया बच्चों कितना आया, 210 आ गया। ठीक है,
HCF कितना आया था, 3 आ गया था। ठीक है, तो यह भी एक फार्मूला है। यह जो दो संख्याओं पर लागू होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। आप लोग A गुणे B गुणे C पर नहीं लागू होता है, यह ध्यान देना बच्चों, यह ध्यान देना आप लोग कि अगर कोई पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है और तीसरी संख्या C है, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि इसमें भी जो होगा यह HCF जो होगा, इन तीनों संख्याओं का HCF, इन तीनों संख्याओं का HCF और पूरे LCM यह भी आपस में बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा बराबर नहीं होगा। ठीक है, यह LCM था, मैंने इधर मिटा दिया था, LCM था। LCM कितना आया था, 210 आया था सर, 210 आया था। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और दो संख्याओं के अलावा तीसरी संख्या का भी हम लोग ने देख लिया, तीसरी संख्या का भी निकाल लेते हैं। अगर 3 संख्याएं हों तभी हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरी चीज दिया है कि अगर किसी दो संख्याओं का दिया हो और उसमें से HCF या LCM में से कोई एक दिया हो तो उसको भी हम लोग एक हल करके हम लोग निकाल लेते हैं। नोट करेंगे पॉइंट। एक सवाल और हम आपको बता दें, आप लोग बच्चों ये जो 10वीं क्लास का जो वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली है, NCERT के बुक में आप लोग प्रश्नावली 1.2, कौन सी प्रश्नावली, 1.2 एक्सरसाइज जो है पहला लेसन में जो एक्सरसाइज 1.2 होगी उसमें का सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो किसी मोबाइल से ऐप के थ्रू कोई डाउनलोड कर लीजिए जिसमें NCERT की बुक आपको मिल जाती है, ऐसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 1.2 वाली प्रश्नावली इसको आज आप लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। जैसे कुछ ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जहां पर उनका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उन कॉमन ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका महत्तम समापवर्तक कितना माने। जैसे हम कहें कि 3 और 5 है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल पहले हम आपको दिखाते हैं। यह एग्जाम्पल एक है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि 3 तथा 5 का, 3 तथा 5 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे इसको लगाएंगे बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि 3 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 1 होगा। ठीक है, 3 गुणे 1 होगा, 3 गुणे 1 होगा। अब 5 का जो हो जाएगा 5 गुणे 1 होगा। तो इसमें जो मिल रहा है दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो 1 दोनों में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 3 गुणे 5 है और इस तरह से यह 15 आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। तो आप लोग घर से सवाल कुछ आप लोग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर घर पे कुछ सवाल लगाएंगे और इसी के साथ मैं इस चीज को बंद करता हूँ, इस लेक्चर को बंद कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में बहुत बढ़िया चीज आप लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि जो परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़ते थे, देखिए ये वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वास्तविक संख्याएं में बहुत सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, और इसके बाद पूर्णांक है, इसके बाद परिमेय संख्याएं हैं, फिर अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस सब संख्याओं पर आप लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक तक पहुँच गए हैं। अब हम लोग इसके बाद लेक्चर में देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों।
तो अब अगले वाले में देखना हम लोग पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 जो अपरिमेय संख्याएं हैं, यह इसको सिद्ध करना कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूं। बंद कर लें, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।